Hello students, this is Tushar Patel, your physics expert. Welcome on MBive. So, CBSE has officially released your sample paper for batch 2022-2023. आपके लिए रिलीज हो चुका है सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर और इससे आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाता है कि फाइनल एग्जाम कैसी आती है, आपको कैसा पेपर पैटर्न होगा, कौन से टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चंस का लेवल क्या होगा, एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, अभी आपका ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज हो चुका है, तो हमारा ये काम बनता है कि आपके लिए उस सैंपल पेपर के बेस्ड एक प्रॉपर एनालिसिस निकाले और उससे आपको समझाए कि आप एग्जाम में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वंस यू नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, यू नो हाउ टू प्रिपेयर एंड यू नो कि प्रिपरेशन करने के लिए नथिंग इज बेटर देन एमबाइब। सो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सैंपल पेपर का एकदम डिटेल समरी, जिसमें हमने हर एक चीज को नोट डाउन किया है। चलिए लेट्स बिगिन। सैंपल पेपर फॉर 2022-2023 बैच के लिए आपको साइंस के अंदर ये होने वाली आपकी पेपर पैटर्न। साइंस में आप देख सकते हैं ये जो सैंपल पेपर है उसका कोड सीबीएसई ने बताया 086 है। यहाँ पे हम इस सैंपल पेपर के लिए पहले साइंस की पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो आपको पता है कि टोटल कितने मार्क्स का पेपर होने वाला है, 80 मार्क्स का विदाउट ऑप्शन। ऑप्शंस के अलावा आप 80 मार्क्स का पेपर गिनोगे, आपको 80 में से कुछ मार्क्स स्कोर करना है, उसके बेस्ड आपका रिजल्ट आएगा। ओके, आपको सैंपल पेपर में टोटल 39 क्वेश्चन मिल रहे हैं जो 5 सेक्शन में डिवाइडेड है। 39 क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम में भी ऐसे ही तरह से आएंगे। और सेक्शन ए है जिसमें 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, जिसमें हर किसी का मार्क्स एक एक है। यानी कि आप सबसे पहले सेक्शन ए के अंदर आप एक्सपेक्ट करोगे एमसीक्यूज या तो असर्शन रीजन, ये दो टाइप के क्वेश्चंस दिए गए और इसमें हर किसी का एक एक मार्क्स है ना, तो ये 20 है और इंटू 1 मार्क। ठीक है, फिर आप एक्सपेक्ट करोगे कि सेक्शन बी जो है उसमें 6 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है और हर किसी का 2 मार्क है। तो यहां पे हम एक्सपेक्ट करेंगे सेक्शन बी के अंदर, सेक्शन बी, दिस इज सेक्शन ए, दिस इज सेक्शन बी, यहां पे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें वेरी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन करने हैं। और कितने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर इज 6, तो हम 6 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेंगे एंड वी हैव 2 मार्क फॉर इच, सो इनटू 2 मार्क। यस बेटा, सो इट इज फॉर 2 मार्क्स। Okay, now 6 into 2. Okay, then we have section C. Section C में हमें होने वाले हैं 7 short answer type questions, 7 short answer type questions, यानी कि section C will have short answer type questions, जिसमें हमें कितने क्वेश्चन है, 7, और हर किसी का कितना मार्क है, 3 मार्क है, so into 3 marks. Okay, now we have the last section which is section D. section D में हमें है 3 long, second last section, sorry, not the last section. section D में है हमें 3 long answer type questions carrying 5 mark each. ये सबसे कितना वेटेज कैरी कर रहा है, देखो 3 सवाल 15 मार्क्स है कि नहीं। तो section D जो है it has long answer questions, LA type questions, and there are how many questions? There are just 3 questions each for 5 marks. There are 3 questions each for 5 marks. Okay, now the last section is section E. Section E has 3 source based और case based questions, जहां पे आपको पैराग्राफ दिया होगा, you have to answer the question. तो हमारे पास सेक्शन ई आ चुका है which has how many? 3 कौन से? केस बेस्ड क्वेश्चन। सो वी हैव केस बेस्ड क्वेश्चन CB, कितने हैं बेटा? 3 है, तो 3, और हर किसी का मार्क्स कितना है, ईच ऑफ 4 मार्क्स। यस, सो 4 मार्क्स। आई होप आप समझ चुके ये सब कि मैंने आपको क्या बताया। सो एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं व्हाट इज द पेपर पैटर्न। सेक्शन ए के अंदर एमसीक्यूज या असर्शन रीजन होता है, 20 क्वेश्चन हो गए, हर कोई एक एक मार्क का। सेक्शन बी के अंदर हमारे पास होंगे वेरी शॉर्ट आंसर, 6 क्वेश्चन होंगे, ईच ऑफ 2 मार्क्स। सेक्शन सी के अंदर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जिसमें 7 सवाल होंगे एंड ईच फॉर 3 मार्क्स। सेक्शन डी के अंदर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 3 सवाल होंगे और हर एक 5 मार्क का होगा। सेक्शन ई के अंदर केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे जिसमें 3 सवाल होंगे, ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल बी फॉर 4 मार्क्स। आई होप यू गॉट दिस इज इजी टू रिमेंबर, अभी आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, ये है पूरे साइंस का पेपर पैटर्न, आपको पूरा साइंस कुछ इस हिसाब से मिलेगा। लेकिन हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ अभी फिजिक्स को समझना। फिजिक्स में कैसे सवाल थे, फिजिक्स में कितने सवाल थे, कौन से चैप्टर से कौन सा सवाल आया था,
कितने थियोरी थे, कितने प्रॉब्लम थे, हर किसी के लिए, आपके लिए मैंने यहां पे एक मस्त सा टेबल बनाया। लेट्स गो फॉर एनालिसिस, लेट्स गो फॉर द एनालिसिस। आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि साइंस पूरा जो पेपर है वो 80 मार्क्स का है, इट इज ऑफ 80 मार्क्स, और साइंस में से जस्ट फिजिक्स हैज 25 मार्क्स। फिजिक्स कितने मार्क्स का बेटा? 25 मार्क्स का है। सो फिजिक्स इज फॉर 25 मार्क्स, आपको याद रखना है। अभी ये जो 25 मार्क्स है उसमें लाइट, ह्यूमन आई इन कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन 4 चैप्टर्स फिजिक्स में जिसमें से सवाल पूछा गया है। ठीक है, इन्हीं 4 चैप्टर में से फिजिक्स में सवाल पूछा गया है। तो आपको याद रखना है लाइट से, ह्यूमन आई से, इलेक्ट्रिसिटी से, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन 4 टॉपिक से आपको सवाल पूछा गया है। अभी हम यहां पे देखते हैं, हमें पता है कि एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन थे, टोटल कितने थे? 20 क्वेश्चन थे, है ना। तो उसमें से जो टोटल 20 क्वेश्चन थे उसमें से इलेक्ट्रिसिटी के 2 एमसीक्यूज आए हैं, और एमईसी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके 2 एमसीक्यू और एक असर्शन रीजन आया है। प्लीज रिमेंबर दिस, ओके। आपको ये याद रखना है कि कौन सा कितना आया है। सो हमें समझ में आता है कि एमईसी और इलेक्ट्रिसिटी, इन दोनों में से छोटे छोटे क्वेश्चन आए गए। ठीक है, याद रहेगा, ये सिंपल है। नाउ लेट्स गो अहेड। तो टोटल मिला के हमें 5 मार्क्स के लिए 5 सवाल पूछे गए हैं सेक्शन ए में। सेक्शन ए के अंदर हमें 5 मार्क्स के लिए 5 सवाल पूछे गए, और वो दोनों के दोनों इस पार्ट से है। क्लियर है? बहुत क्लियर है। सो आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी और एमईसी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डिटेल में समझना चाहिए, कंसेप्चुअली समझना चाहिए। जब आपको कंसेप्ट पता है तो आपके लिए एमसीक्यूज आंसर करना इजी हो जाता है। दैट इज व्हाई इट्स अ रिक्वेस्ट कि प्लीज याद मत करिए इलेक्ट्रिसिटी और एमईसी को। भले एमईसी पूरा थियोरी है, देयर इज नो न्यूमेरिकल, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट, बट आपको अच्छे से समझना है उसको, ठीक है, ताकि आप छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आंसर कर पाओ। देखो, अगर आपने नहीं समझा होगा ना, तो एमसीक्यूज बिना कंसेप्ट के समझे आंसर नहीं हो पाते इजीली। तो आपको ये दोनों चैप्टर से जो एमसीक्यूज पूछे गए वो आप आंसर नहीं कर पाते, तो इसीलिए आपको 5 मार्क रिस्क पे देने पड़ते हैं। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस। सो 5 मार्क है, और 5 में से 5 थियोरी है। थियोरी वाले एमसीक्यू यानी कि कंसेप्ट का जानना बहुत जरूरी है। क्लियर है? नाउ लेट्स गो अहेड। अभी हमारे पास है वेरी शॉर्ट आंसर। कौन सा है? सेक्शन बी है। दिस वाज सेक्शन ए। सेक्शन बी के अंदर हमें टोटल मिला के एक ही सवाल पूछा गया है, सिर्फ एक सवाल पूरे सेक्शन बी, मतलब 2 मार्क का सिर्फ एक ही क्वेश्चन फिजिक्स का है, और वो भी कौन सा चैप्टर का है? ह्यूमन आई का। क्लियर है? ह्यूमन आई का चैप्टर है। ह्यूमन आई चैप्टर में से हमें सिर्फ और सिर्फ एक सवाल है, मतलब ह्यूमन आई चैप्टर में से सेक्शन बी में एक सवाल है। लाइट से कोई सवाल नहीं सेक्शन बी में, इलेक्ट्रिसिटी से कोई सवाल नहीं सेक्शन बी में, एमईसी से कोई सवाल नहीं सेक्शन बी में। इज इट क्लियर? कम ऑन, लेट्स गो अहेड। फिर सेक्शन सी जो है, सेक्शन सी, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, 3 मार्क के होते हैं, जिसमें हमें एक क्वेश्चन लाइट से पूछा गया है, एक प्रॉब्लम ह्यूमन आई का पूछा गया, वो स्पेक्स वाला, चश्मे वाला है ना, मिनिमम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वाला, तो ये हमें पूछा गया है। उसके बाद एमईसी से एक सवाल पूछा गया। मतलब सेक्शन सी में फिजिक्स का बहुत वेटेज है। आप देख सकते हो यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए, ईच ऑफ 3 मार्क। यहाँ पे हर किसी का 3 मार्क है, तो टोटल 9 मार्क। डू यू अंडरस्टैंड? सेक्शन सी इज मेजॉरिटी ऑफ फिजिक्स। 9 मार्क का फिजिक्स पूछा गया है, तो आप याद रखिए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ चुका है, तो 6 थियोरी, एक प्रॉब्लम, ऐसा करके आपको 9 मार्क सेक्शन सी में मिलते हैं। देन वी गो कि सेक्शन डी में क्या है। सेक्शन डी में लार्ज आंसर क्वेश्चन, यानी कि 5 मार्क का एक सवाल, और पूरे फिजिक्स में से एक ही सवाल पूछा गया, वो भी थियोरी और प्रॉब्लम का मिक्सचर था, बट मेजॉरिटी उसमें प्रॉब्लम के मार्क्स से। सो मैंने उसको प्रॉब्लम में मेंशन किया है। यू शुड रिमेंबर कि हमें प्रॉब्लम कहां से पूछी गई है? इलेक्ट्रिसिटी से पूछी गई है। समझ में आ गया? इलेक्ट्रिसिटी से हमें प्रॉब्लम पूछी गई है। इसके पहले हमें ये प्रॉब्लम कहां से पूछी गई थी? ह्यूमन आई से पूछी गई थी। तो ह्यूमन आई की भी प्रॉब्लम्स हमें करनी है, और इलेक्ट्रिसिटी की भी प्रॉब्लम करनी है। ठीक है, ये 2 चीज है। तो एक ही सवाल पूछा गया, एक ही सवाल 5 मार्क का, इसलिए टोटल 5 मार्क के लिए एक सवाल हमें पूछा गया, और वो भी प्रॉब्लम है। समझ गए कि नहीं? ना सेक्शन, उसके बाद हम बात करते हैं ABCD हो चुका सेक्शन ई के लिए। ठीक है, तो सेक्शन ए के लिए हमें एमसीक्यूज और ये पूछा गया था, बी के लिए वेरी शॉर्ट आंसर, सी के लिए ऐसे, डी के लिए LA, और ई के लिए हमें केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए।
केस बेस्ड क्वेश्चन यानी कि एक क्वेश्चन 4 मार्क का है और एक ही प्रॉब्लम पूछा गया है, मेजॉरिटी वो प्रॉब्लम का ही मार्क्स मिलेगा आपको, क्योंकि केस बेस्ड में थोड़ा बहुत हल्का सा थियोरी भी है, बट स्टिल यू विल गेट द मार्क्स फॉर प्रॉब्लम। ओके, मैक्सिमम मार्क्स जो प्रॉब्लम के थे, तो 4 मार्क का है सेक्शन ई में फिजिक्स, और आपको एक ही सवाल के अंदर वो चारों मार्क्स घुसेड़ दिए है। समझ में आ गया कि नहीं? सो वी हैव 4 मार्क्स ऑफ सेक्शन ई। इस तरह से अगर आप एनालिसिस करो तो फिजिक्स में सेक्शन बी यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर, 2 मार्क के सवाल का बहुत कम वेटेज है, सिर्फ 2 मार्क का वेटेज है वेरी शॉर्ट आंसर का। इसलिए छोटे छोटे सवाल में से आप ध्यान रखना है कि छोटे छोटे जो सवाल है उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया सैंपल पेपर में। एमसीक्यू का 5 मार्क का वेटेज दिया गया है ना, एमसीक्यू के 5 सवाल 5 मार्क का वेटेज। यहाँ पे सबसे ज्यादा वेटेज मिला है सेक्शन ए, मतलब कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को, जो कि आ जाते हैं सेक्शन सी के अंदर। सेक्शन सी के अंदर हमें आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उसमें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये 3 मार्क के सवाल ऐसे होते हैं जिसमें मल्टीपल क्वेश्चंस भी एक के अंदर एक पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा थियोरी और प्रॉब्लम दोनों भी एक सवाल में पूछी जा सकती है, मतलब कि एक ही कंसेप्ट को पूरा निचोड़ा सकता है। समझ में आ गया? इसीलिए आपके लिए सेक्शन सी की वजह से फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। सो प्लीज मेक श्योर आपको फिजिक्स की अच्छी प्रिपरेशन करनी है। चलो अभी हम बात करते हैं चैप्टर वाइज। तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से हमें टोटल 1 और 2 क्वेश्चन पूछे गए। कितने? 2। तो हमें यहां पे देखना है हमें टोटल कितने मार्क्स मिले। 7 मार्क्स लाइट का 7 मार्क का है। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, हमें यहां पे 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन ह्यूमन आई से भी पूछे गए और उसका वेटेज कितना है? 5 मार्क का। समझे कि नहीं? इलेक्ट्रिसिटी, हमें यहां पे 2 और 1 3 क्वेश्चन पूछे गए, उसका वेटेज कितना है? 7 मार्क का है। इज इट इजी? समझ में आया कि नहीं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 3 और 1 4 क्वेश्चन है और उसका वेटेज 6 मार्क का है। 4 क्वेश्चंस और 6 मार्क्स, ज्यादा मेहनत कम मार्क्स। समझ में आया कि नहीं? यहां पे देखो लाइट में सिर्फ 2 सवाल, 2 क्वेश्चंस एंड 7 मार्क्स, कम मेहनत ज्यादा मार्क्स। समझ गए? तो आपको लाइट को अच्छे से प्रिपेयर करना है। इलेक्ट्रिसिटी में 2 3 क्वेश्चन एंड यू हैव 7 मार्क्स, तो 3 क्वेश्चन 7 मार्क्स। ये भी देखो कम सवाल ज्यादा मार्क्स, तो आपको ज्यादा मेहनत इस दोनों के लिए कर लेना है, इसमें और इसमें, ताकि आपको लाइट और इलेक्ट्रिसिटी में से कोई भी मार्क्स जाए ही नहीं और आपका मैक्सिमम मार्क्स आ भी जाए। समझ में आया कि नहीं? वर्क हार्ड बट वर्क स्मार्ट एज वेल। आई होप इट इज क्लियर। तो हमें पूरा का पूरा लाइट 7 मार्क का पूछा है, ये ह्यूमन आई 5 मार्क का, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी 7 मार्क का और उसके बाद एमईसी 6 मार्क का। सो टोटल मिला के फिजिक्स 25 मार्क का पूछा गया है पूरे के पूरे सिलेबस में से। ठीक है, फिजिक्स का 25 मार्क है साइंस में, और उन 25 मार्क के लिए आपको टोटल देखो यहाँ पे 5 एमसीक्यू यानी कि सेक्शन ए से सवाल है, 1 सवाल सेक्शन बी से है यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर, 3 सवाल शॉर्ट आंसर टाइप के हैं यानी कि सेक्शन सी से है, फिर 1 सवाल आपका है लॉन्ग आंसर टाइप से यानी कि सेक्शन डी से है। क्लियर है? और 1 सवाल सेक्शन ई से भी है। हम इसे याद रखेंगे। तो इतने सवाल मिलके, जिसमें से 5 7 और यहां पे 6 तो 13 और यहां पे 5 यानी कि 17 सॉरी, ये 5 मार्क्स का जो थियोरी है, तो 5 मार्क का जो प्रॉब्लम है, तो ये 3 मार्क का प्रॉब्लम, ये 5 मार्क का प्रॉब्लम, ये 4 मार्क का प्रॉब्लम, यानी कि कितने मार्क्स के प्रॉब्लम हो गए बेटा? टोटल मिला के आपको 12 मार्क्स के प्रॉब्लम हो गए। 5 मार्क का थियोरी, 2 मार्क का थियोरी, 6 मार्क का थियोरी, यानी कि आपके लिए हो गए 13 मार्क का थियोरी। तो ऑलमोस्ट इक्वल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया थियोरी और प्रॉब्लम में भी, है ना? याद रखिएगा, थियोरी का और प्रॉब्लम्स का इक्वल वेटेज है। डू नॉट इग्नोर एनीथिंग। आप थियोरी पढ़ोगे, प्रॉब्लम्स नहीं करोगे तो कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि आपके 50% मार्क्स वहीं चले गए। आप सिर्फ प्रॉब्लम्स करोगे, थियोरी नहीं करोगे, तो उसका मतलब ही नहीं बनता है। समझ में आ गया? सो प्लीज प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस, जो कि आपको कोई नहीं देता इतने डिटेल में एनालिसिस। हमने यहाँ पे पूरी की पूरी चीज को आपकी स्क्रीन के ऊपर रखा है, ताकि आप लोगों को कैसे प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है, कौन से चैप्टर से क्या आएगा, कितना आएगा, कैसा आएगा, हर एक चीज पता चले। सो दिस इज द ब्यूटिफुल एनालिसिस ऑफ योर सैंपल पेपर। आई होप यू गॉट दिस, है ना? चलिए, नाउ लेट्स डिस्कस सैंपल पेपर क्वेश्चंस।
है ना, फिजिक्स के सैंपल पेपर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन सैंपल पेपर में आपको समझ चुका है कि 25 मार्क का फिजिक्स पूछा गया है। साइंस के पूरे सैंपल पेपर में 25 मार्क का फिजिक्स है। आउट ऑफ 80 मार्क्स 25 मार्क्स फॉर फिजिक्स। उसमें से हमें यहाँ पे हर एक सवाल को देखना है एंड देयर आर सम मिस्टेक्स इन योर सैंपल पेपर के सोल्यूशन में। सो मैं आपको यहाँ पे वो मिस्टेक्स भी रेक्टिफाई कराऊंगा ताकि आप वो मिस्टेक ना करो। याद रखिएगा इस चीज को कि हमें पता होना चाहिए कि क्या नहीं करना है। तो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। हियर्स द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए। क्वेश्चन सेज अ कंप्लीट सर्किट इज लेफ्ट ऑन फॉर सेवरल मिनट्स। आपने कोई सर्किट को चालू करके रख दिया। सर्किट यानी कि आपके घर का जैसे लाइट का बटन दबाते हो लाइट चालू होती है, वो एक सर्किट ही है ना। आपने सेल लिया, एक स्विच ले ली, एक बल्ब ले लिया, उसको वायर से कनेक्ट कर दिया, तो वो भी एक सर्किट है। ठीक है, तो आपने उसको कुछ समय के लिए चालू रख दिया। कॉजिंग द कनेक्टिंग कॉपर वायर टू बिकम हॉट। अगर कॉपर वायर हॉट हो जाएगा थोड़ी देर बाद, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना, ऑब्वियसली, है कि नहीं। और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर के साथ क्या होगा, व्हाट विल हैपन विद द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ वायर। आप मुझे बताइए, अगर 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 हमें एक सर्किट को ऑन छोड़ दिया जाए, अगर हमने एक सर्किट को ऑन छोड़ दिया हो, थोड़ी देर बाद वो गर्म हो जाता है, तो उस वायर के आसपास टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो रेजिस्टेंस के साथ क्या होता है, ये आपको सवाल में पूछा गया है। चलिए विजुअलाइज करते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ M5। आपको यहाँ पे सब कुछ विजुअलाइजेशन के साथ मिलेगा। देखो, हमने एक सर्किट को ऑन रखा हुआ है, देयर इज अ बैटरी और वी कैन से सेल, देयर इज अ सेल, और यहाँ पे है की जो स्विच के जैसा है, और उसके बाद यहाँ पे बल्ब है, सबके बीच में कॉपर वायर कनेक्टेड है। तो उसमें से करंट फ्लो करता रहेगा जब तक आप उसको ऑन रखोगे, है ना। तो ये कॉपर वायर धीरे धीरे गर्म हो जाता है। जब ये गर्म होता है तो इनके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इस कॉपर वायर के अंदर, वो इधर उधर भागने लगते हैं, और ज्यादा तेजी से भागने लगते हैं, और इसी इधर उधर रैंडम मोशन करते करते वो टकराना चालू कर देते हैं। और वही टकराव की वजह से उनकी आगे जाने की स्पीड तो स्लो हो ही जाती है और वायर भी गर्म हो जाता है। तो हमारा काम है कि ये समझना कि उसकी स्पीड स्लो हो गई। जब वो स्लो हो गए इलेक्ट्रॉन, तो करंट क्या हो गया, कम हो गया। करंट कम हो गया तो अपोजिशन टू द करंट बढ़ गया, दैट सिंपली मींस रेजिस्टेंस बढ़ गया। यस, वेरी नाइस। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। रेजिस्टेंस बढ़ चुका। चलो, नाउ we will go for the next question. Second MCQ is copper wire is held between the poles of a magnet. Magnet के poles में copper wire हमने held किया हुआ है, ठीक है। current in the wire can be reversed. current हम पलट सकते हैं, यानी कि अगर current पहले आगे जा रहा हो, तो फिर हम उसको पीछे भी ले सकते हैं। We can reverse the direction of current. Okay. The pole of the magnet can also be changed. मतलब poles भी हम change कर सकते हैं। We can change poles as well. Okay. Then मुझे बताइए इस सवाल के हिसाब से, in how many of the four direction, which are the four direction, north, south, east, west, इन चारों डायरेक्शन में से फोर्स कौन से डायरेक्शंस में लग सकती है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव टू टेल यू। आप मुझे बताइए, जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर ये कंडक्टर में से करंट जा रहा है, तो दिस इज करंट कैरिंग कंडक्टर, वो किसी मैग्नेट के पास बैठा है, मतलब इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में बैठा है। तो हमें याद है कि नहीं, वो MEEC में पढ़ाता था। बोलो क्या बोलते थे हम, करंट कैरिंग कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में बैठा हो, किसी और की मैग्नेटिक फील्ड में बैठा हो, तो उसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होती है, और उस फोर्स का डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देता है। कौन सा रूल देता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। याद करिए, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट FBI, हम तो ऐसा भी याद रख सकते हैं, फोर्स F, मैग्नेटिक फील्ड MI, करंट, यानी कि फोर्स F, M से मैग्नेटिक फील्ड, I से करंट, फादर मदर चाइल्ड। समझ में आ गया। सो फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, है ना। आप याद रखिए कि हम करंट का डायरेक्शन, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, तो हम पोल्स को रिवर्स करेंगे। वी कैन रिवर्स द पोल्स, राइट। सो हम यहाँ पे पोल्स को रिवर्स कर सकते हैं, मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी रिवर्स। तो हम यहाँ पे ये समझते हैं कि फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, उसमें से ये फोर्स को रिवर्स कर सकते हैं, फोर्स को पोल्स को रिवर्स कर सकते हैं, पोल्स आगे है पीछे हो सकते हैं, और करंट जो है उसको भी हम रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि आगे का पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में थंब जो था वो आपको फोर्स बताता था, और हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थंब के बारे में ही पूछा गया है कि थंब जो है वो फोर्स बताता है। तो फोर्स कितने डायरेक्शन में चेंज हो सकती है,
समझ में आ कि नहीं? सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से आप मैग्नेटिक पोल्स को आगे कर सकते हो या पीछे कर सकते हो, ठीक है? तो ये ऊपर, पहले ऊपर थी फोर्स, थंब देखो ऊपर है, अभी नीचे है, समझ में आ गया? फिर आप या तो करंट को आप आगे कर सकते हो या पीछे कर सकते हो। तो जब आप करंट को इस तरह से फ्लो करा रहे हो तब फोर्स ऊपर है, जब इस तरह से फ्लो करा रहे हो तो फोर्स अभी भी ऊपर ही है। सो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका सिंपल सा मतलब हो चुका कि हमारा करंट जो है, फोर्स जो है वो सिर्फ दो ही डायरेक्शन में पलट रहा है। सो इसीलिए हम याद रखेंगे कि दो, इधर नॉर्थ और साउथ। समझ में आ गया? आगे या पीछे, मतलब नॉर्थ और साउथ, ठीक है? आई होप यू गॉट दिस। चलो नाउ लेट्स गो अहेड। अभी हम समझते क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? लेट्स रीड इट आउट। प्लास्टिक इंसुलेशन सराउंड्स अ वायर हैविंग डायमीटर डी। वायर का डायमीटर कितना है? इट इज डी एंड लेंथ एल एज शोन इन द फिगर। और डिक्रीज इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में डिक्रीज हो रहा है। सो व्हाट वुड हैपन बाय द इंक्रीज इन दी, ओके, सो wire would be produced by increase. A decrease in resistance will be produced by increase in what? हम क्या बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस कैसे कम होगा बताइए? लेंथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस से, लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, है ना? तो हमें पता है कि हमें इंक्रीज क्या करना है जिससे रेजिस्टेंस कम हो जाए। तो लेंथ को कम करके देखें, रेजिस्टेंस कम होगा। तो इंक्रीज नहीं हो रहा ना, बट लेंथ, समझ में आ गया? रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा बट उसके लिए लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? सॉरी, लेंथ को भी कम करना पड़ेगा क्योंकि हमें यहां पे इंक्रीज करने को पूछा गया है। सो लेट्स डू इट अगेन। हमारा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, सिंपल है। चलो नाउ डायमीटर, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड एरिया इज इनवर्सली, एरिया एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डायमीटर या लेट्स से रेडियस के। सो अभी के लिए क्योंकि डायमीटर और रेडियस आप सिर्फ उसमें डबल का फर्क है तो हम यहाँ पे सिंपली दोनों को सिमिलर मान लेते हैं और डायमीटर के स्क्वायर से। तो जैसे ही डायमीटर बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। वाओ, वी गॉट आवर आंसर। डायमीटर को बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे तो आपका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। आई होप यू गॉट दिस। दिस इज इजी, राइट? चलो, तो दिस इज द आंसर कि आपका क्या डिक्रीज करना है, आपको रेजिस्टेंस। तो उसके लिए क्या बढ़ाना है आपको? डायमीटर। इज इट इजी? तो किसी भी वायर का डायमीटर यानी कि ये थिकनेस है ना, जो ऐसा थिकनेस है उसको आप क्या कर दो? कम कर दो, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। उसको आप बढ़ा दो, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई इंक्रीज इन डायमीटर विल डिक्रीज द रेजिस्टेंस। गॉट दिस? चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। Which of the following pattern correctly describes the magnetic field around a straight wire carrying conductor? कौन सी पैटर्न स्ट्रेट वायर के आसपास का करंट दिखा रही है सही तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड दिखा रही है सही तरीके से? Which of the following pattern correctly describes the magnetic field around the long straight wire carrying current? एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट है, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, उसमें क्या है, वो हमें आंसर करना है। स्ट्रेट लाइंस होती है परपेंडिकुलर टू द वायर, स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू द वायर। कैसे ऑप्शंस दिए देखो ना, रेडियल लाइंस या कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। हम सबको पता है कि जब भी कोई भी एक स्ट्रेट लाइन कंडक्ट होता है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, देखो यहाँ पे लूप में होती है, घूमती है उसके आसपास, सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है ये। तो डू यू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन यूज विजुअलाइजेशन इनटू लर्निंग? तो यहाँ पे कभी भी स्ट्रेट लाइन वायर के अंदर से करंट जाए तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में होती है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इस तरह से आया, हमने देखा, ठीक है कि नहीं? देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, वायर में करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस हुई है। आई होप यू गॉट दिस। दिस इज इजी, राइट? चलो लेट्स गो फॉर दी असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। आपको सेक्शन ए के अंदर 17 से लेकर 20 तक जो है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस है। सो हमें यहाँ पे बात करनी है क्वेश्चन नंबर 20 की, जो कि फिजिक्स के, बाकी सारे केमिस्ट्री और बायो के थे। असर्शन क्या है? ऑन फ्रीली सस्पेंडिंग अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इट कम्स टू रेस्ट इन जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ओके, अगर हमने सोलेनॉइड को ऐसे सस्पेंड कर दिया तो नॉर्थ साउथ में ऐसे अलाइन हो जाएगा। ओके, फ्रीली सस्पेंड मतलब ऐसे रख दिया, लटका दिया, तो अपने आप नॉर्थ साउथ में अलाइन हो जाएगा। आपको पता है ऐसा कौन करता है?
बार मैग्नेट भी करता है। जब हमारे पास में पहले गूगल मैप नहीं हुआ करता था, उस वक्त में हम कैसे नॉर्थ यहाँ है साउथ में है वो पता करते थे। हम या तो मैग्नेट को ऐसे सस्पेंड कर देते थे फ्रीली और वो अपने आप नॉर्थ साउथ में अलाइन हो जाता था। अदरवाइज हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये बचता था कि हम एक पानी के ऊपर एक हल्का सा पत्ता रखे जिसके ऊपर एक मैग्नेटिक नीडल रख दिया, एक नीडल रख दे, तो वो मैग्नेटिक नीडल अपने आप ऐसे 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 अलाइन हो जाती है नॉर्थ साउथ के अलॉन्ग। लेकिन यहां पे तो सोलेनॉइड की बात की है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड है ना, तो क्या करंट कैरिंग सोलेनॉइड भी बार मैग्नेट जैसा बिहेव करता है, इसीलिए ऐसा होता है? यस। सो यहां पे लिखा भी है वन एंड ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स एज अ नॉर्थ एंड अदर एज अ साउथ पोल। सो हमें याद रखना है कि एक नॉर्थ की तरह बिहेव करता है और दूसरा कैसे बिहेव करता है? साउथ की तरह। तो दूसरा बिहेव्स लाइक अ साउथ पोल। सो यही है करेक्ट आंसर। आप देखो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, आपको याद है कि नहीं? तो ऐसी ही मैग्नेटिक फील्ड देखो सोलेनॉइड की, करंट जैसे ही पास होगा उसके आसपास देखो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी ही होती है जैसे सोलेनॉइड की बन गई है, देखो, है ना? दिस इज हाउ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट इज एज वेल। ओके, सो हम याद रखेंगे कि सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। सेक्शन बी आ चुके और सेक्शन बी इज द लीस्ट वेटेज वाला फॉर फिजिक्स। ठीक है, सेक्शन बी में सबसे पहला सवाल और एक ही सवाल और आखिरी सवाल सेक्शन बी का, स्टेट द फिनोमिना ऑब्जर्व्ड इन अबोव डायग्राम। ऊपर के डायग्राम में क्या फिनोमिना है, अबोव तो नहीं रख पाए क्योंकि उसके ऊपर जगह नहीं है तो हमने यहां रख दिया है। ये फिनोमिना क्या है? अच्छा, रेडिएशन फ्रॉम सन। सन से कोई लाइट आ रही है। सन से कौन सी लाइट आती है? सब आती है। सब आती है मतलब क्या बोलते हैं? व्हाइट लाइट आती है बोलते हैं, है कि नहीं? और वो यहां पे दो अलग अलग कलर में टूट रही है। अच्छा, ये येलो और ब्लू है, येलो और ब्लू, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। यानी कि हमें अभी यहां पे बोला गया है कि ये व्हाइट लाइट जो आई वो येलो और ब्लू में टूटी है, मतलब कि ये येलो और ब्लू इतने में टूटी, मतलब कि व्हाइट लाइट ब्रेक्स इनटू इट्स कंपोनेंट। This phenomena is called as dispersion. Yes, this phenomena is called as dispersion. Dispersion of light is simply dispersion is splitting of white light into its seven color when passes through prism. समझ में आ गया? अच्छा, ऐसा क्यों होता है अभी हमें यहाँ पे बताना है। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द डायग्राम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू लाइट मेंशन्ड अबव विल हैव द हायर वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी? कौन ज्यादा बैंड किया है? ब्लू ज्यादा बैंड किया है। कौन कम बैंड किया है? येलो कम बैंड किया है। सो क्योंकि हमें पता है कि जो ज्यादा बैंड करता है उसकी वेलोसिटी में जल्दी कमी आ जाती है। सो यहां पे याद रखेंगे, तो हम यहां पे याद रखेंगे कि येलो विल हैव ग्रेटर वेवलेंथ देन ब्लू, दैट्स व्हाई वेलोसिटी ऑफ येलो इज ग्रेटर देन ब्लू। समझ में आ गया? वेवलेंथ के बेस्ड रिलेशन बताइए। हमें सिंपली यही याद रखना है कि जो ज्यादा बैंड करता है उसकी स्पीड कम होती है, जो कम बैंड करता है उसकी स्पीड ज्यादा होती है। सिंपल है, जो ज्यादा बैंड करता है उसकी स्पीड कम, जो कम बैंड करता है उसकी स्पीड ज्यादा। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। जिसका स्पीड ऑफ लाइट कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो बेंडिंग ज्यादा। कौन बैंड ज्यादा हुआ? ब्लू लाइट बैंड ज्यादा हुआ। क्योंकि ब्लू लाइट बैंड ज्यादा हुआ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उसका स्पीड क्या होगा? कम होगा। समझ में आ गया कि नहीं? और दूसरा ये येलो लाइट कम बैंड हुआ यानी कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? उस येलो लाइट कम बैंड हुआ यानी कि उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। समझ में आ गया कि नहीं? सो दिस इज द अदर वे विच यू कैन राइट इन दिस आंसर। आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने जो बताया वैसे भी लिख सकते हो, क्योंकि वो वेवलेंथ का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है। लेकिन जो ये मैंने बताया वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड आंसर है, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में है। समझ में आ गया? एक और बार मैं यहाँ पे सिर्फ लिख के बताता हूँ आपको, प्लीज यूज दिस आंसर एज वेल। आपको हमेशा 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 के लिए पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इफ यू यूज दिस काइंड ऑफ आंसर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एन is inversely proportional to the speed of light in that medium. Okay, and refractive index is directly proportional to the bending of light. ठीक है? बेंडिंग किसकी ज्यादा? ब्लू की ज्यादा।
तो जिसकी बेंडिंग ज्यादा उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसकी स्पीड कम. दैट इज वाई ब्लू हैज lesser speed than yellow. I hope you got this. This is easy, right? चलो, नाउ लेट्स आंसर दिस और टाइप ऑफ क्वेश्चन, यानी कि ये इसके पहले वाले क्वेश्चन के साथ ऑप्शन में है. जो क्वेश्चन सेक्शन बी में है उसमें ये भी पूछा है और उसके बाद और करके ये भी पूछा है. हाउ विल यू यूज टू आइडेंटिकल प्रिज्म्स. हम कैसे यूज करेंगे दो आइडेंटिकल प्रिज्म. दो प्रिज्म यूज कर रहे हैं सो दैट नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट इंसिडेंस ऑन वन प्रिज्म एंड इमर्जेस आउट ऑफ अनदर वन. कैसे यूज करेंगे बताइए. तो हम क्या करेंगे, पहले प्रिज्म को सीधा रखेंगे और दूसरे प्रिज्म को उल्टा रख देंगे. आई होप यू गॉट दिस. दिस इज इजी. तो हम यहाँ पे याद रखेंगे कि हमें क्या करना है बेटा, दोनों प्रिज्म को उल्टा रख देना एक दूसरे से. तो पहले में जाएगी व्हाइट लाइट सीधी, वो 7 कलर में टूटेगी, फिर उल्टे प्रिज्म में लाइट जाएगी ऊपर और वापस मर्ज हो जाएगी. आप देख सकते हो यहाँ पे व्हाइट लाइट गोज इनटू दिस प्रिज्म, वो ब्रेक्स डाउन इनटू रेड एंड वायलेट, फिर वो यहाँ से जाके वापस मर्ज हो जाएगी और यहाँ पे हमें वापस व्हाइट लाइट ही मिलेगी. वी इंसर्ट व्हाइट लाइट इन दिस पर्टिकुलर प्रिज्म और यहाँ से बाहर भी क्या निकलेगी, इमर्जेंट रे भी क्या निकलेगी, व्हाइट निकलेगी. आई होप यू गॉट दिस. तो चलिए विजुअलाइज करके देखते हैं ऐसा होता भी है कि नहीं. या लेट्स सी. व्हाइट लाइट गोज इनटू द प्रिज्म, इट ब्रेक्स डाउन इनटू 7 कंपोनेंट, इट इज कॉल्ड एज डिस्पर्जन. अभी ये 7 कलर बाहर निकले, ये उल्टे प्रिज्म में गए और ये वापस मर्ज हो रहे हैं and comes out as white light. Very nice, very nice. It comes out as a white light. I hope you got this. This is easy, right? Very nice. चलो, अभी हमें जवाब देना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का विच इज अ पार्ट ऑफ सेक्शन सी. सेक्शन बी में तो एक ही सवाल था, इट वॉज वेरी इजी. सेक्शन सी का ये सवाल देखते हैं. सेक्शन सी 27 से लेकर 33 तक सारे के सारे सेक्शन सी है एंड इट इज अ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. ठीक है, इसके पहले वाला जो सेक्शन बी था इट वॉज वेरी शॉर्ट आंसर. सिर्फ छोटा सा सवाल का जवाब लिखना है, 2-3 लाइन, खत्म. ठीक है, अभी यहाँ पे हमें आंसर करना है. क्वेश्चन ये है, रोहित वॉन्ट्स टू हैव एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कन्वर्जिंग मिरर. कन्वर्जिंग मिरर में इरेक्ट इमेज, कन्वर्जिंग मिरर यानी कि कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर में क्या इरेक्ट इमेज आती है? जी हाँ आती है. अच्छा, उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ता है? उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखना पड़ता है. सो अगर यहाँ ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इमेज पीछे ऐसी इरेक्ट बड़ी वाली मिलेगी. समझ में आ गया कि नहीं? चलो लेकिन देखते आगे क्या पूछा है. ऑफ अ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ कितनी है उस कन्वर्जिंग मिरर की? 40 है. स्पेसिफाई द रेंज ऑफ द डिस्टेंस वेयर द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड. अमेजिंग, जो समझा था वही पूछ लिया. ठीक है, तो रेंज क्या होगी वो पूछा है. तो अब हमें पता है कि पोल से लेकर फोकस, पोल 0 पे होता है, फोकस 40 पे होता है. तो 0 से 40, क्योंकि 40 उसकी फोकल लेंथ है ना भाई. समझे कि नहीं ना. बी, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो एन इमेज फॉर्मेशन. इन दिस केस हमें रे डायग्राम शो करना है. तो ये रे डायग्राम जो है, यहाँ पे मैंने खाली ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन बताई, इसका रे डायग्राम ये बनाएंगे. ठीक है, फिर स्टेट वन यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर मिरर बेस्ड ऑन द अबोव काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है, अबोव काइंड ऑफ इमेज फॉर्मेशन हमें बताना है कि कहाँ हम यूज करते हैं. बहुत सारी जगह पे यूज करते हैं और बहुत पेनफुल जगह पे भी यूज करते हैं. जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हो, वो आपके दांतों की कैविटी देखता है, कॉनकेव मिरर तो यूज करते हैं वो. ठीक है, चलो लेट्स आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो हमारे इस सवाल का जवाब है कि सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को रखना होगा पोल और फोकस के बीच में. फॉर दैट रेंज विल बी 0 to 40, क्योंकि फोकस इज एट 40 एंड पोल इज एट 0. सो 0 to 40. ओके, अभी रे डायग्राम कैसा बनेगा? सो दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, उससे एक पैरेलल रे जाएगी जो फोकस से पास हो जाएगी और दूसरी रे जो ऐसे सेंटर से आ रही होगी और ये ऑब्जेक्ट को टॉप मोस्ट पॉइंट से जाएगी और यहाँ पे मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस सेंटर से ही निकल जाएगी. ऐसे ही रे गई और ऐसे निकल गई. ये रे पैरेलल गई, नीचे आ गई. तो ये तो कभी नहीं मिलने वाली. डिस्टेंस बिटवीन देम इज कंप्लीट, डिस्टेंस बिटवीन देम इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग. उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कब से बढ़ रहा है, तो ये कहीं नहीं मिलेगी. लेकिन जो कभी मिलने नहीं वाली, जो हमेशा एक दूसरे से दूर जाती है, वो कभी तो एक दूसरे के पास होगी. तो हमने इनको पीछे ले लिया, ड्रैग यहाँ पे पीछे हमने उसको इमेजिन किया, तो हमें पता चला कि हाँ ये तो इस पॉइंट से निकलती हुई दिख रही है. सो ए पॉइंट की इमेज यहाँ, बी पॉइंट की इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सेस पे ही होती है. सो दिस इज योर इमेज एंड दिस इज विच टाइप ऑफ इमेज? वर्चुअल इमेज. चलो विजुअलाइज करते हैं. सो दिस इज द रे डायग्राम. कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस? पैरेलल रे गई और दूसरी हम कोई भी स्पेशल रे ले सकते हैं कि नहीं. तो यहाँ पे पैरेलल रे गई, जो
फोकस से पास हो गई, ऑप्टिकल सेंटर के पास यानी कि सॉरी पोल के पास गई, पोल से जो रिफ्लेक्ट होके गई और दोनों को हमने यहाँ पे आगे ज्वाइन कर दिया, वी गेट द इमेज ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल। ये कैंडल है, ये ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज मिल गई यहाँ पर, समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट की इमेज देखो इरेक्ट है। अब इसके बहुत सारे यूज है, एक दो यूज नहीं है, बहुत सारे यूज है, बट अब याद रख लो डेंटिस्ट का वाला सबसे ईजी है, डेंटिस्ट वाला सबसे ईजी है प्रैक्टिकल लाइफ में। वैसे तो आपको याद रखना है कि हमें कॉन्केव मिरर का वही यूज बताना है जिसमें आप लोगों को वर्चुअल इमेज फॉर्म करके ऐसी इरेक्ट इमेज फॉर्म करके यूज करते हो। अदरवाइज तो कॉन्केव मिरर का यूज तो फिर आप देखो तो सोलर कुकर में भी है, बट वो नहीं लिखना, उससे मिस्टेक हो जाएगी, आंसर नहीं मिलेंगे उस मार्क्स के, मार्क्स नहीं मिलेंगे उस आंसर के ठीक है। सो याद रखिएगा। दूसरा कौन सा यूज है, शेविंग मिरर। शेविंग मिरर वो जो पार्लर में छोटा सा ऐसा मिरर होता है, उसके अंदर कॉन्केव मिरर होता है, हम अपने आप को नजदीक रखते हैं उससे ताकि हमें उसकी बड़ी इमेज मिल जाए। समझ में आ गया, तो हम आराम से शेव कर पाए। समझ में आ गया कि नहीं? चलो क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 सेज अ फोकल लेंथ, ये अच्छा सवाल है, देखिएगा ध्यान से। A focal length of 5 centimeter is being a lens of a focal length 5 centimeter is being used by Devashri in the laboratory as a magnifying glass. Magnifying glass है यानी कि convex lens है ना, convex lens है। So convex lens है, 5 centimeter का focal length है। देवश्री को पता भी है हर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25, हर किसी का यूजुअली यही होता है ना 25 सेंटीमीटर। हम सबको 25 सेंटीमीटर से दूर के ऑब्जेक्ट को देखना चाहिए, उससे नजदीक के ऑब्जेक्ट हम इतने क्लियर नहीं देख पाते, हमारी आंखों को स्ट्रेन होती है। सो व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड बाय द ग्लास? मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन इज व्हाट मैग्निफिकेशन इज बेटा, हमें याद रखना है कि मैग्निफिकेशन इज V अपॉन U, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। याद रहेगा कि नहीं? हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, एक और फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, यू नो दैट्स राइट। चलो बताओ, मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला इज हाइट ऑफ एन इमेज अपॉन हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना? ये दोनों फॉर्मूला है, कौन सा यूज होगा? लेट्स सी। अभी शी कीप्स अ बुक एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम हर आईज एंड ट्राइज टू रीड, शी इज अनेबल टू रीड, व्हाट इज द रीजन? क्यों नहीं पढ़ पा रही है वो? ठीक है। Ravi kept a book at a distance of 10 centimeter from the eyes and his from the eyes of his friend. रवि स्मार्ट है, अपने फ्रेंड की आंखों के पास लाके रख दिया, और फिर उसका फ्रेंड हरी जो है वो ये नहीं पढ़ पा रहा है, हरी नहीं पढ़ पा रहा है। Why हरी is not able to read the book? हमें इसका भी आंसर करना है। एग्जैक्टली ये दो सवाल देखो, एग्जैक्टली सेम है। अब समझ पा रहे हो? वो खुद देखे अंदर हाथ ऐसे नजदीक रख के ऑब्जेक्ट को, या हरी को दिखाए, क्या फर्क पड़ता है? सबके लिए लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या है? 25 सेंटीमीटर, सिर्फ 25। समझा कि नहीं? अच्छा, तो ये सेकंड क्वेश्चन और बी वाला एग्जैक्टली सेम ही है, उसके लिए हम बाद में चिंता करेंगे। सबसे पहले हम चिंता करेंगे इसके बारे में। लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, हमें ये यूज करनी है ना? और हमें ये भी पता है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 है, और हमें रीड क्या करना है? लेबोरेटरी में यूज कर रहे हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। हम मैग्नीफाइंग ग्लास कब यूज करते हैं? जब हमें छोटी चीज को बड़ा करके देखना है। ये कौन सी लेंस है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस बड़ी इमेज दो प्रकार की दे सकते हैं, इन्वर्टेड भी और इरेक्ट भी। इन्वर्टेड इमेज क्या मतलब की है इन्वर्टेड इमेज? आप ही सोचो ना, आपने यहाँ पे हेलो लिखा हुआ रीड करना है, उसको आपको उल्टा दिख रहा है, समझ में आ गया? तो उसका कोई मतलब नहीं है। यू नीड एन इरेक्ट इमेज, यू नीड अ मैग्निफाइड इमेज, एंड कॉन्वेक्स लेंस गिव्स यू दैट काइंड ऑफ इमेज, वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज, व्हेन यू कीप द ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। सो वी विल कीप मैग्नीफाइंग ग्लास नियर टू दैट पर्टिकुलर थिंग विच वी वांट टू रीड और विच वी वांट टू ऑब्जर्व, तो हमें उसकी बड़ी इमेज दिखेगी। बड़ी इमेज वर्चुअल होती है, वर्चुअल इमेज लेंस के पहले बनती है, यू नो दिस राइट? वर्चुअल इमेज कहाँ बनती है? लेंस के पहले बनती है। लेंस के पहले जो वर्चुअल इमेज बनती है ना, तो कितनी दूर कम से कम बननी चाहिए ताकि क्लियर दिख पाए? 25 सेंटीमीटर, क्योंकि 25 सेंटीमीटर के नजदीक जो होगा वो आपको सब कुछ ब्लर ही दिखने वाला है। योर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25। समझे कि नहीं? तो हमें याद रखना है कि इसकी वर्चुअल इमेज कहां बननी चाहिए? 25 सेंटीमीटर पे बननी चाहिए। सिंपल सा बात है, वापस दोहराता हूं। हम कॉन्वेक्स लेंस के आगे ऑब्जेक्ट रखेंगे, उस ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज लेंस के पहले बनती है, वो कम से कम 25 सेंटीमीटर पे तो बननी चाहिए ताकि हम क्लियर देख पाए।
सो हम 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट की इमेज बन पाए वैसे हम देखते हैं, है ना। सो हमें यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के लिए हमें इमेज कहाँ बनेगी, वी पता है ना, वी पता है, इमेज कहाँ बनेगी 25 पे ही बनने वाली है। ये प्लस 25 नहीं होगा, माइनस 25 होगा, बट साइन कन्वेंशन की बात थोड़ी देर बाद में करते हैं। हमें दूसरा एक और चीज चाहिए, क्या चाहिए बताओ, मैग्निफिकेशन के लिए यू भी चाहिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें, लेकिन नहीं पता क्यों कितना नजदीक ऑब्जेक्ट रखा है उसने। सो वी नीड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। अच्छा, कुछ और डेटा है क्या? हाँ, फोकल लेंथ दिया है, फोकल लेंथ। यू नो द रिलेशन फॉर लेंस फॉर्मूला, है ना, 1/v यूज करेंगे यहाँ पे, -1/u इज इक्वल टू 1/f। लेंस फॉर्मूला यूज करो। आप यहाँ पे v पता है आपको, f पता है आपको, फाइंड द u, सब्स्टिट्यूट द u हियर, v/u कर दो, यू विल गेट द मैग्निफिकेशन, एज सिंपल एज दैट। आई होप यू गॉट दिस। तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं। जैसे कि हमने बात की यहाँ पे कि v यानी कि इमेज डिस्टेंस वो 25 सेंटीमीटर है, ऑब्वियसली लेंस के पहले है इसलिए -25। फोकल लेंथ की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है जैसे मैंने आपको बताया, इसलिए +5। और हमें निकालना है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन निकालने के लिए पहले u निकाल लेते हैं, है ना, ताकि v पता हो u पता हो, दोनों डिवाइड कर दो और आराम से हमारा आंसर आ जाए। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट फर्स्ट। हमारे पास में ये सबसे पहला इक्वेशन है विच इज लेंस फॉर्मूला। ये लेंस फॉर्मूला के अंदर 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लिखा हुआ है, लेकिन इसमें मुझे ना u फाइंड करना है और f और v पता है, तो मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, 1/-1/u को इधर ले लूंगा तो हो जाएगा +1/u, उसके बाद 1/f को इधर ले लूंगा तो हो जाएगा -1/f। इसका मतलब सिंपल है कि दोनों एक दूसरे की जगह पे स्विच हो जाएंगे। तो जब दोनों एक दूसरे की जगह पे स्विच हो रहे हैं तो हमारी ये इक्वेशन फिर ऐसी इक्वेशन बन जाती है, तो हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। सो फाइनली हमने -1/u इधर ले लिया तो +1/u हो गया, 1/f इधर ले लिया तो -1/f हो गया, एंड दिस इज आवर इक्वेशन। जहां पे हमारे लिए आसान हो चुका है ये समझना कि हमें u चाहिए ना, तो एक काम करो, v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, f की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और आंसर ला दो। तो वही इक्वेशन में हम सिर्फ सब्स्टिट्यूशन चालू करते हैं। व्हाट डू यू नो द वैल्यू ऑफ v? यस, हमें पता है वो -25 है। डू यू नो द वैल्यू ऑफ f? यस, हमें पता है कि वो 5 है। सब्स्टिट्यूट किया, कैलकुलेशन किया, सॉल्विंग किया तो हमें 1/u की वैल्यू आ जाती है -6/25। बट डू वी वांट 1/u? नो, वी नीड u। तो हमें u की वैल्यू चाहिए, इसलिए इसको पलट दो। तो 1/u अगर -6/25 है तो u क्या हो जाएगा, -25/6 हो जाएगा, एंड दिस इज योर वैल्यू ऑफ u। अब हमारे पास में v भी है, u भी है, और हमें चाहिए मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन इज वेरी सिंपल, इट इज v/u। तो हमारे पास v है, कितना है, -25, हमने रख दिया यहाँ -25। हमारे पास u है, u कितना है, हमने यहाँ जस्ट अभी निकाला -25/6, तो -25/6 ऐसा रख दिया। -25 देयर इज नो -25 क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, बचेगा सिर्फ 6। सो देखो कितने इजी वे में आपको नंबर्स दिए गए ताकि आपके लिए कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाए, है ना। सो अभी हमारा मैग्निफिकेशन आ गया 6। अगर हमने कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये -25/6 है ना, ऐसे, तो उसकी इमेज हमें -25 पे मिलेगी और वो 6 गुना बड़ी होगी। समझ में आ गया, कितने गुना बड़ी होगी, 6 गुना। तो ये हमारा इस पर्टिकुलर पहले क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद मैं आपको एक चीज करेक्ट कराना चाहूंगा, जो कि छोटी सी गलती है सीबीएसई ने कर दी यहाँ पे। हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो सेकेंड क्वेश्चन है, ए में सेकेंड और बी, ये दोनों क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम ही प्रॉब्लम को स्टेट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है कि देवश्री keeps a book at a distance of 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर पे बुक रख रही है from her eyes and tries to read, she is unable to read। 10 सेंटीमीटर बुक रखेगी, कैसे पढ़ पाएगी? लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना है, 25 सेंटीमीटर। आपको एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर पे सामने बुक रखनी पड़ेगी, तब आप उस पर क्लियर रीड कर पाओगे। तो इसलिए नहीं रीड कर पा रही देवश्री क्योंकि वो 10 सेंटीमीटर पे रख रही है, उसको रखना चाहिए 25 है उसके बाद, है ना। फिर उसके बाद देखो बी में भी सेम पूछा है, रवि कीप्स अ बुक एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द आईज ऑफ हिज फ्रेंड हरि। अभी रवि खुद के आंखों के सामने रखे कि हरि की आंखों के सामने रखे कि देवश्री की आंखों के सामने रखे, हर किसी के लिए लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो 25 के अंदर किसी के भी आप आंखों के सामने रख दोगे, आपको क्लियर इमेज नहीं मिलेगी। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम आंसर को डिक्टेट कर रहे हैं, इसीलिए हम सिर्फ एक ही पर्टिकुलर चीज का जवाब दे दे कि दिस इज बिकॉज द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज -25 सेंटीमीटर।
समझ में आया कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं. अ स्टूडेंट फिक्सेस अ व्हाइट शीट ऑफ पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड. ड्राइंग बोर्ड पे व्हाइट शीट ऑफ पेपर रखी. ही प्लेसेस a bar magnet in the center and sprinkle some iron fillings. आयरन फाइलिंग्स हम उसके ऊपर डाल देते हैं. आयरन का छोटा मोटा कचरा जैसा हम टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे आयरन के वहां पे गिरा देते हैं. ठीक है. अराउंड द बार मैग्नेट देन टैप्स जेंटली. वो पेपर के ऊपर, जो कार्डबोर्ड पेपर के ऊपर, व्हाइट शीट ऑफ पेपर के ऊपर उसने मैग्नेट रखा है, उसके ऊपर आयरन के फाइलिंग्स डाले, उसको हम थोड़ा थोड़ा टैप करते हैं जेंटली. धीरे धीरे ना ये जो छोटे छोटे आयरन फाइलिंग्स है वो एक पैटर्न में अरेंज होना चालू हो जाता है. यू वांट सी? देखो ऐसे अरेंज होता है. इस तरह से वो दिखता है जब वो अरेंज होता है. लुक हियर, कैन यू सी? आयरन के छोटे छोटे फाइलिंग्स देखो, है ना? दे गेट अरेंज दिस वे. कैन यू सी दिस भाई? मस्त है ना? दिस इज द मैजिक ऑफ 3D. कम ऑन. सो व्हाई डू आयरन फिलिंग्स अरेंज themselves in a particular pattern? क्यों? क्योंकि they align along the direction of magnetic field. It is simple. Which physical quantity is indicated by the pattern? Magnetic field पता चलती है उससे. State any two properties of magnetic field lines. दो प्रॉपर्टी बतानी, हम तो बहुत सारी बता सकते हैं. Starts from north, originates from north and terminates to south. याद रखिएगा, मिस्टेक मत करिएगा. तो magnetic field line starts from north, terminates to south. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर मैग्नेट के नॉर्थ से साउथ जाती है, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जाती है. दे आर ऑलवेज इन अ क्लोज लूप. दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. दे नेवर टच ईच अदर. है ना? टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, दैट सिंपली मींस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ वो दिखाता है. सो याद रखेंगे हम इसको कि व्हेन आयरन फिलिंग्स आर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द बार मैग्नेट, they behave like tiny magnets. वो छोटे छोटे मैग्नेट होते हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं because they experience a magnetic force. The physical property indicated by this arrangement is magnetic field. Obviously magnetic field कितनी प्रोड्यूस हो रही है उस प्रॉपर्टी से हमें पता चल रहा है. And magnetic field lines never intersect. Magnetic field lines never intersect. Magnetic field lines always in a closed loop or closed curves. This is easy, right? Very easy. थियरी क्वेश्चन है. MEC के सवाल डिफिकल्ट नहीं आया बेटा. सो आप याद रखिए MEC इज वेरी इजी चैप्टर टू क्रैक इट. आप पहले उसको कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि आपके मार्क्स खत्म हो जाए, आपके मार्क्स कोई छीन ना पाए. नाउ लेट्स आंसर दिस और पार्ट ऑफ दिस सेम क्वेश्चन. और compass needle is placed near a current carrying wire. State your observations for following cases and give reasons for the same in each case. रीजन भी बताना है आपको each case में. ठीक है, ओके. हमें क्या बोला है? कंपास निडल इज प्लेस्ड नियर द करंट कैरिंग वायर. कंपास निडल हमने रख दिया करंट कैरिंग वायर. लेट्स से दिस इज अ करंट कैरिंग वायर. उसके आजू बाजू में हमने क्या रख दिया? कंपास रख दिया. कंपास यहाँ पे रख दिया जो नॉर्थ साउथ बताता है ना? ओके. स्टेट योर ऑब्जर्वेशंस. मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन वायर इज इंक्रीज. मैग्नेटिक फील्ड बताता है ना ये कंपास. मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से भी लिख सकते हैं. स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम अभी के लिए बी से लिख रहे हैं. ठीक है. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कितना करंट फ्लो करता है. करंट ज्यादा करोगे ना, करंट इज इंक्रीज, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी. कंपास और स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन दिखाएगा. दूसरा, कंपास निडल इज डिस्प्लेस्ड अवे. जितना दूर जाओगे इस वायर से, वायर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक होती जाएगी. इसीलिए जितना दूर कंपास लेके जाओगे उतना डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा. दिस इज अगेन इजी क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिंपल नॉलेज. ओके. A deflection in compass needle increases as the magnetic field of the current carrying conductor is directly proportional to the current. हाँ, simple सा बात है. Deflection increases as magnetic field is directly proportional to the current which is flowing inside a conductor. Deflection of the needle decreases in second case क्योंकि हम दूर जा रहे हैं. Okay, it is inversely proportional to the distance traveled. It is inversely proportional to the distance we go away. जितना हम दूर जाएंगे उतना वो नीडल का डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा बिकॉज स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस एज वेल. चलो नाउ लेट्स गो अहेड. 36 क्वेश्चन. काफी स्टूडेंट्स को ये सवाल चकमा देता है. करे नहीं करे पहले तो यही सोचने में जमाना निकल जाता है, बट वी आर डूइंग इट. दिस इज वन ऑफ द इजी क्वेश्चन. यू जस्ट नीड टू विजुअलाइज इट. मैं आपको प्रॉपर सोल्यूशन दिखाऊंगा इसका, ध्यान से देखिएगा. चलो, अ डायग्राम शोज above the schematic diagram. ये है आपका schematic diagram. You can simply see this is a schematic diagram of a household circuit. ये नाम सुन के ही ना सबको टेंशन आ जाता है, पसीने छूट जाते हैं.
डोंट वरी, आफ्टर यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन आप इस चैप्टर से डरना ही बंद कर दोगे, आपको इस चीज से डर नहीं लगेगा। हाउ शोन इन अबोव डायग्राम हैज 5 यूजेबल स्पेस, 5 स्पेसिस है, 1 2 3 4 5। बहुत सिंपल सा है, आप देख सकते हो काफी सारे रूम्स है और हर रूम में लाइट है, 5 स्पेस उसी को बोलते हैं। ये पहली स्पेस कोई एक रूम, दूसरी रूम, तीसरी रूम, चौथी रूम और 5वीं रूम, तो ये 5 स्पेसिस है। सिंपल है, कूल। नाउ हमें ये बताना है, पहले तो हमें ये समझ भी लेना है कि 220 वोल्ट जो हमारे घर में भी 220 ही आता है और नेट करंट कमिंग फ्रॉम दिस इज 22 एम्पियर। ठीक है, 22 एम्पियर सिंप्लिसिटी के लिए हमें अच्छा नंबर भी दे दिया है। ठीक है, चलो, सो व्हाट इज द मोड ऑफ कनेक्शन? मोड ऑफ कनेक्शन क्या होता है हाउस होल्ड सर्किट में, सीरीज और पैरेलल? पैरेलल, यस गाइस, पैरेलल, पैरेलल कनेक्शन में होता है। फिर स्पेस 5 and 4 हैव द सेम रेजिस्टेंस, resistance of 5 is equal to resistance of 4, याद रखना है इसको। Then space 3 and 2 have respective resistance of 20 and 30. Space resistance of space 3 has 20 ohm. Resistance of space 2 has 30. Resistance of space 2 has 30 ohm. Okay, space 1 has double resistance that of 5, so space 1 is 2 times of resistance of 5. I hope you got this. What is the net resistance for space 5? पांचवी स्पेस का नेट रेजिस्टेंस बताओ, हमें R5 बताना है। R5 की वैल्यू R4 के भी इक्वल है, R5 से डबल R1 की भी वैल्यू है। ये सब इक्वेशन आपको एक जगह लिख लेनी चाहिए ताकि आपको इसके बेस्ड आंसर निकाल पाए। हम आंसर निकालेंगे, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा बहुत और आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। हम कभी क्वेश्चन को डीकोड कर रहे थे। चलो, व्हाट इज अ करंट इन स्पेस 3? स्पेस 3 में कितना करंट है वो बताना है। व्हाट शुड बी प्लेस बिटवीन मेन कनेक्शन एंड रेस्ट ऑफ द हाउसेज ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस टू सेव देम फ्रॉम एक्सीडेंटल इलेक्ट्रिक करंट, एक्सीडेंटली हाई इलेक्ट्रिक करंट। अरे भाई, घर में सर्किट लगाते हैं कि नहीं? याद आया, सर्किट नहीं, फ्यूज लगाते हैं कि नहीं? घर में हम फ्यूज लगा देते हैं ताकि हमारा पूरा घर का जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट अप्लायंसेस है, जो महंगी चीज है, वो बच जाए। वी यूज अ फ्यूज, राइट। चलो, सो हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और इसके आंसर को देखते हैं। पहले सवाल का जवाब यही था, सिंपल सा, कि वो पैरेलल कनेक्शन है। इसलिए हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड जो हमारे पास डायग्राम था ना, दिस इज सो कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम, आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। बाकी इसका सिर्फ एक ही मतलब है, ये है आपका स्विच इज कनेक्टेड टू मेन पावर सप्लाई। यहां से आपका पावर मेन्स आ गया, ये आपका स्विच बोलो या तो जो मेन पावर बोर्ड है वो बोलो, लग स्विच जैसा भी रहा है, टिकटॉक वाला ठीक है, बट ये मेरे हिसाब से मेन पावर बोर्ड है। मेन पावर बोर्ड जो है, वहां से मेन से आपका पावर सप्लाई आ रहा है 1 रूम में, 2 रूम में, 3 रूम में, 4 रूम में, 5 रूम में, और सब के सब कैसे कनेक्टेड है? दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो यू हैव आंसर्ड दिस फर्स्ट क्वेश्चन, वो पैरेलल में कनेक्टेड है। सो इससे जस्ट सिंपल कर दो ना भाई, लेट्स सिंप्लीफाई इट। स्पेस 1, स्पेस 2, स्पेस 3, स्पेस 1, स्पेस 2, स्पेस 3, स्पेस 4, स्पेस 5, ऑल इन पैरेलल। देन देयर इज अ मेंस, उसको अभी डीसी की तरह दिखाया है। घर पे आई नो कि एसी करंट आता है, डीसी नहीं आता, बट अभी आपको एसी नहीं समझना है, डीसी समझना है। 220 वोल्ट आपको दिया, इस तरह से गया है। यहाँ पे वो स्विच है जो भी है, उससे करंट कितना निकल रहा है? 22 एम्पियर। सो दिस इज द बेसिक सर्किट डायग्राम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कीमेटिक डायग्राम। इजंट दिस टू मच इजी नाउ? कम ऑन। सो पहले सवाल का जवाब तो आपको पता है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, 1 मार्क मिल गया। अभी आपको देखो यहाँ पे कि क्या क्या दिया है। रेजिस्टेंस ऑफ स्पेस 1 इज 2 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस R। हमें किसका बताना है? 5 का बताना है। हमें याद करिए, बोला था कि R5 एंड R4 आर इक्वल। R1 इज कितना? 2 टाइम्स ऑफ R5, है ना। R2 इज 30 एंड R3 इज 20। याद करिए, ये हमने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले ही। सो बेस्ड ऑन दिस हम रेजिस्टेंस 1 का स्पेस 2R लिखते हैं, क्योंकि हम R5 और R4 दोनों को R बोल देते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ स्पेस 2 इज 30, रेजिस्टेंस ऑफ स्पेस 3 इज 20। सो चलो अभी एक काम करते हैं, पता कर लेते हैं कि R4 और R5 तो वैसे ही R है, क्योंकि हमने उसको पहले ही मान लिया, R5 एंड R4 इज R, ठीक है। तो R1 इज 2R, R2 is 30, R3 is 20,
R4 is R, R5 is R. हमें क्या चाहिए पता है? हमें चाहिए कि R कितना है, ये R कितना है, ये टोटल नहीं है, ये सिर्फ R5 है या तो R4 की वैल्यू है, टोटल नहीं है। अच्छा, तो आपने तो ये फॉर्मूला पता ही है, 1/R1 1/R2 इज 1 प्लस 1/R3 इज प्लस 1/R4 इज प्लस 1/R5 इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट। पैरेलल कनेक्शन के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। लेकिन इसमें R इक्विवेलेंट नहीं पता अपने को, है कि नहीं? सो लेट्स फाइंड आउट दैट फर्स्ट। अब बात बताओ, ये पूरे सर्किट में क्या टोटल वोल्टेज पता है? हाँ। टोटल करंट पता है? हाँ। तो टोटल रेजिस्टेंस बहुत इजीली पता चल सकता है, V इक्वल टू आई आर, R इक्वल टू V बाई आई। तो मुझे बताओ V कितना? 220, I कितना? 22 और 220 कैंसिल, 10 बचा ना, सिंपल। सो R इक्विवेलेंट इज सिंपली 10। अभी आपको R इक्विवेलेंट पता है, R2 की वैल्यू भी पता है, R2 की वैल्यू 30 है, R3 की वैल्यू भी पता है 20 है, R4, R5, RR है, उसको R ही रखना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। R1 भी R ही है, मतलब R के टर्म्स में है, 2R है। सो R1 इज 2R, तो R के टर्म्स में है ना वो, समझे कि नहीं? चलो सब्स्टिट्यूट करो, R1 की जगह 2R, R2 की जगह 30, R3 की जगह 20, R4 की जगह R, R5 की जगह R और R इक्विवेलेंट की जगह अभी R इक्विवेलेंट रखो, बाद में देख लेंगे क्या करना है। सब्स्टिट्यूट करना इजी पड़ेगा तब कर लेंगे। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो, इस तरह से हमने क्या कर दिया, एलसीएम लेके और उसको बराबर से सॉल्व कर दिया। यहाँ पे देखो ये हो गया, तो हमें R इक्विवेलेंट की वैल्यू मिली 10। सॉरी, R इक्विवेलेंट की वैल्यू तो 10 हमें पता ही है, ठीक है। लेकिन R इक्विवेलेंट का ये इक्वेशन मिला। क्यों ऐसा इक्वेशन मिला? क्योंकि अभी हमने R को सॉल्व के बिना वेरिएबल ही तो रखा था, तो हमें ये इक्वेशन मिला। एंड हमें पता भी है कि ये 10 है, तो 60R अपॉन 150 प्लस 5R इज 10। तो आप एक काम करो, 150 प्लस 5R उधर ले लो, तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 10 इंटू 150 प्लस 5R, और 60R अकेला हो जाएगा। फिर आप इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, तो R की वैल्यू 150 आ गई। सिंपल है, R की वैल्यू 150 है। आई होप इट इज सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल बेटा, ठीक है। अभी आपको क्या पूछा है दूसरा चीज, करंट थ्रू विच वन 3। तो हमें पता है कि अगर हम सिर्फ थर्ड पे जाए, देखो सवाल में क्या पूछा है, करंट थ्रू स्पेस 3। व्हाट इज अ करंट थ्रू स्पेस 3? मुझे बताओ करंट थ्रू स्पेस 3 कैसे निकालेंगे? स्पेस 3 के अक्रॉस वोल्टेज, स्पेस 3 ये रही, पैरेलल कनेक्शन है इसलिए जो वोल्टेज इधर वही वोल्टेज इधर भी होगा। पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज रिमेन सेम। वोल्टेज इज 220 अक्रॉस स्पेस 3। उसके अक्रॉस करंट निकालना है, वही तो निकालना है। वो आप ये मत ले लीजिएगा, ये नहीं होता, क्योंकि करंट यहां से 22 से थोड़ा इधर जाएगा, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, स्प्लिट हो जाता है करंट इन पैरेलल। सो वी जस्ट कांट टेक दिस टोटल करंट अक्रॉस स्पेस 3 बिकॉज दिस इज अ पैरेलल कनेक्शन। और दूसरी बात, करंट ही पूछा है और आप यही ले लोगे, तो पूछने का मतलब क्या बनता है? प्लीज दिमाग लगाइएगा, ये मत लिखेगा। हमें करंट निकालना है। रेजिस्टेंस पता है स्पेस 3 का? यस, रेजिस्टेंस ऑफ स्पेस 3 इज 20, है ना। स्पेस 3 का रेजिस्टेंस इज 20। सो यहां पे रेजिस्टेंस इज 20। V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू V बाई आर, आई इज इक्वल टू V बाई आर, 220 अपॉन 20 विच गिव्स यू 11। सिंपल है। इज इट इजी गाइज? This is how you can simply solve this. I hope you got this. ठीक है, अच्छा सवाल था। लेकिन आप अगेन एक चीज ऑब्जर्व करिए, इस पर्टिकुलर सवाल में हमने A किया, B किया, C और D, ये दो जो सवाल है ना, उसमें से C तो कैलकुलेशन था इसलिए मैंने लिखा भी आपके लिए, बट D का सवाल आपके सैंपल पेपर के सोल्यूशन में दिया ही नहीं है। सो D का जो जवाब है आपको याद रखना, इट इज अ फ्यूज। CBSE ने मिस्टेक कर दी, आपको जवाब नहीं देके, याद रखिएगा इसका आंसर इज फ्यूज, ठीक है। चलो, बहुत इजी है, इसलिए नहीं भी दिया होता तो भी आपको तो आता ही होता है ना। नाउ लेट्स कम ऑन सेक्शन ई एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर सैंपल पेपर। मजा आ रहा है, चलो देखते हैं। इस सैंपल पेपर में बहुत बड़ा पैराग्राफ दिया है, पर रीड करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। अल्टीमेटली पहले क्वेश्चन देखने का, नहीं समझा तो पैराग्राफ पे आने का, ठीक है, याद रखते हैं। चलो पहले सवाल देखते हैं, नहीं समझेगा तो यहाँ पे आ जाएंगे। आपके सामने फिर भी पैराग्राफ है, इफ यू वांट टू रीड यू कैन रीड। बट मुझे तो इस पैराग्राफ का बेस्ट पार्ट ये लगा, यहाँ पे कुछ फोटोज दिए हैं, यू कैन सी प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर को देख के एक चीज याद आती है, इट विल फॉर्म अ रियल इमेज, क्योंकि प्रोजेक्टर से जो आप इमेज बनती हो स्क्रीन पे देखते हो। आप मूवी देखने जाते हो, स्क्रीन पे आप पूरी मूवी देखते हो ना,
So that image which is formed on screen is a real image, and real image can only be formed by convex lens. So projector के अंदर convex lens use हुई होगी, समझा कि नहीं? ये यहाँ पे फोटो रखते हैं, ये वाले फोटोज, और उसका इमेज दिखता है वहाँ पे, ठीक है? ऐसा कुछ समझ रहा है, ठीक है? चलो कोई नहीं, आगे जाके देखते हैं. Based on the above paragraph, what kind of lens must be used in slide projector? प्रोजेक्टर के अंदर convex lens होती है, ठीक है? V is a symbol used for image distance and U is the object distance. With the one reason state what will be the sign for V upon U. मुझे बताओ V और U की साइन क्या होगी? Come on, please tell me if this is the convex lens. Okay, ये convex lens है. आप मुझे बताओ रियल इमेज तो कहीं यहाँ बनेगी, है ना? रियल इमेज बन रही है यानी कि उल्टी भी बन रही होगी. तो इफ यू कीप ऑब्जेक्ट F से दूर कहीं रख दोगे तो उसकी इमेज जो है यहाँ F से भी पीछे मिले, यानी कि यहाँ पे 2F से भी पीछे मिलेगी. समझ में आ गया? सो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट को F से थोड़ा सा पीछे और 2F के बीच में रख दोगे तो इसकी बड़ी इमेज आपको मिल जाएगी 2F के पीछे. तो ये इमेज उल्टी मिली आपको. दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज. इमेज स्क्रीन पे जरूर मिलेगी बट उल्टी मिलेगी, ठीक है? इस पर्टिकुलर सिनारियो में ऑब्जेक्ट यहां है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u नेगेटिव है बिकॉज इट इज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस. इमेज का डिस्टेंस v पॉजिटिव है. दैट सिंपली मींस इमेज का डिस्टेंस v इज पॉजिटिव. v इज पॉजिटिव, u इज नेगेटिव. v अपॉन u की साइन v is positive, u is negative, v upon u is negative. समझ में आ कि नहीं? So negative है, और वैसे भी रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है. and this v upon u is nothing but what? It is a magnification. It is a magnification. याद रखिएगा. कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं वो हमें समझ गया था क्योंकि स्क्रीन के ऊपर इमेज आती है ना प्रोजेक्टर की. यस गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं. अ स्लाइड प्रोजेक्टर हैज अ कॉन्वेक्स लेंस. स्लाइड प्रोजेक्टर के पास क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है. अभी बोल रहे अरे रे रे रे, सेकंड सवाल में खुद ही, पहले सवाल में खुद ही पूछ लिया कि हमने कैसी लेंस यूज की है, व्हाट काइंड ऑफ लेंस वी हैव यूज्ड. थर्ड सवाल में खुद ही जवाब दे दिया, कॉन्वेक्स लेंस स्लाइड प्रोजेक्टर में यूज की है ना? अमेजिंग सीबीएसई. सो कॉन्वेक्स लेंस विद द फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर की है. A slide is placed upside down. हम स्लाइड को उल्टी रखते ताकि उसकी इमेज सीधी आ जाए. हमें कॉन्वेक्स लेंस उल्टी इमेज देता है, तो क्यों ना हम ऑब्जेक्ट को उल्टा रखे तो उसका उल्टे का उल्टा इमेज ही सीधा आ जाए. समझा? हमें एनी विच वेज उल्टी इमेज मिलने वाली है तो हम उसके अंदर ऑब्जेक्ट ही उल्टा रख दें ताकि इमेज सीधी मिल जाए. दिस इज अ ट्रिक. यू डोंट नीड टू चेंज द लेंस. ओके, स्लाइड इज प्लेस्ड अपसाइड डाउन 21 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. हमने 21 सेंटीमीटर, u की वैल्यू है 21. u इज ऑलवेज नेगेटिव, याद रखिए उसको. फोकल लेंथ इज 20. कैसी लेंस है? कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है. यू नो दिस राइट? यू नो दिस राइट? सो यहाँ है ये हमारे पास में फोकल लेंथ विच इज ऑफ +20 और यहाँ कहीं हम ऑब्जेक्ट रख देंगे विच इज -21. कैन यू जस्ट सी दिस? हम 20 पे फोकस है, फोकस पे ऑब्जेक्ट रखते तो इमेज इन्फिनिटी पे चली जाती, मतलब कहीं पूरी नहीं मिलती. आप कितना भी दूर स्क्रीन रख दो. अभी हमारे घर में प्रोजेक्टर है, हम बाजू वाले के घर में या उसके बाहर पूरे के पूरे मोहल्ले के बाहर तो नहीं रखने जा सकते स्क्रीन क्योंकि वो कभी पूरी बनने नहीं वाली. इट विल फॉर्म एट इन्फिनिटी. वी डोंट नो वेयर इन्फिनिटी इज, बट हम 21 पे रख रहे हैं. दिस इज द ब्यूटी, ताकि इन्फिनिटी पे इमेज ना मिले बट दूर मिले और बड़ी मिले. समझ में आ गया? दिस इज द मैजिकल थिंग. ओके, हाउ फार शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड फ्रॉम दिस स्लाइड प्रोजेक्टर, यानी कि v कितना है? स्क्रीन तो वहीं रखोगे जहां इमेज बनेगी. सो यू आर गिवन विद f, यू आर गिवन विद u, you are supposed to find v. What is the sign for v? Don't substitute sign for the quantity which you do not know. हम अननोन की साइंस नहीं रखते. फॉर्मूला विल टेक केयर ऑफ व्हाट साइन विल कम. ओके, आप नहीं साइन रखोगे जो चीज आपको नहीं पता है. आपको u पता है 21 है, you will keep the sign of 21 which is minus. आपको f पता है 20, you will keep the sign of 20 as a plus. But v, you do not know, you are supposed to find. How can you put the sign? Okay, चलो 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f. This is the formula. This is the formula. लेंस फॉर्मूला है. लेंस की बात की है इसलिए बीच में प्लस मत कर देना, गलत हो जाओगे. मिरर का है ये प्लस, हम यूज करेंगे सिर्फ माइनस क्योंकि हमें पूछा है लेंस. बहुत सारे स्टूडेंट प्लस का माइनस करके आ जाते हैं, फिर बोलते हैं अरे हमने तो सब सही किया है.
ऐसा मत करो, एक्सपेक्टेशन हर्ट्स। ये v कितना है पता नहीं, अरे वही तो फाइंड करना है, v is supposed to find u कितना है -21, f कितना है +20, just substitute and solve it, you will get the correct answer as this। समझा कि नहीं? कैलकुलेशन बचा है खाली, and you guys are master at calculation, I know you can do this very simply। Now let's answer the question of or part of the last question। हमने already a part C कर चुके हैं, ये हमने अच्छे से किया। Now let's answer or part of this। अभी इसमें क्या क्या पूछा है सब नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले when a slide is placed 15 सेंटीमीटर, मतलब कि U ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है 15 सेंटीमीटर पे, U is -15, U is always negative, you know this right, behind the lens in the projector, लेंस के पीछे, image is formed 3 मीटर in front of the लेंस, यानी कि V इमेज, V which is image, इमेज इज फॉर्म 3 मीटर, यानी कि 3 मीटर्स में, ऊपर वाला -15 बट इन सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये भी प्लस, क्योंकि लेंस है ये कॉन्वेक्स, उसके सामने तुमने 15 पे रख दिया ऑब्जेक्ट, वो तुम्हें पीछे रखा है लेंस के, देखो ऑब्जेक्ट को ऐसा बोला है लेंस के पीछे, और बोला है इमेज इज फॉर्म 3 मीटर इन फ्रंट, यानी कि सामने 3 मीटर पे इमेज मिलेगी, यानी कि उल्टी मिलेगी। लेंस के आगे जो इमेज मिलती है वो तो बड़ी होती है और रियल होती है ना, मतलब इतने नज़दीक ऑब्जेक्ट रखा है तो बड़ी है। देखते हैं आगे और चीज़ें जान के, बट आपको ये समझ गया 3 मीटर इतनी दूर है, ऑब्जेक्ट इतना नज़दीक है, यानी कि इमेज विल बी वेरी मच बिगर, ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर। और हमें ये भी याद रखना है कि यहाँ पे फिर फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ इज 14, फोकल लेंथ कितना है 14 सेंटीमीटर, और 14 सेंटीमीटर तो है, लेकिन उसके बाद उसमें साइन क्या लेंगे, ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का एक्चुअल फोकस ये वाला काउंट होता है, नॉट दिस वन, ओके। सो यहाँ पे लेंगे +14, क्यों +14 क्यों लिया, क्योंकि उस साइड है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग उसका फोकल लेंथ, समझे कि नहीं। अच्छा, V पता है, U पता है, F पता है, but the beauty of this question is, miracle is you don't need to find anything, you just need to draw a ray diagram based on this observation। सोचो कितना सब समझा के फिर बोल रहे ये सब छोड़ो, आप ये बना के दो, तो देखो दिस इज योर आंसर। आपको रखना है ऑब्जेक्ट को फोकस और F और 2F के बीच में, क्यों, F कितना है, फोकल लेंथ कितना है 14, आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ये -14 ऑब्वियसली इस साइड, इसलिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है 15 पे, -15 है, और आपको इमेज कहाँ मिल रही है 3 मीटर पे, इतना डिस्टेंस 3 मीटर, ऑब्वियसली आपको यहाँ पे लिखा गया है नॉट टू द स्केल, वरना 3 मीटर आप पेज में नहीं बना सकते। कम ऑन, यू नीड टू गो टू योर फ्रेंड्स बुक, उसकी फ्रेंड की बुक में, सबके फ्रेंड, पूरे स्कूल के क्लास के फ्रेंड की बुक में बनाओगे, तब जाके वहां पे आपको मिलेगी, आपको सारे बुक्स कंटिन्यूस रखनी पड़ेगी, तब आप उतनी दूर बना पाओगे। सो डू नॉट यूज द स्केल, यू जस्ट नीड टू शो कि आप ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहा है, इमेज कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्वियसली 14 के बाद, यानी कि 14 और 15 के बीच में, ताकि उसकी रियल इमेज मिल जाए, वो भी फाइनाइट डिस्टेंस पे मिल जाए। समझ में आ गया, 3 मीटर। सो लेट्स विजुअलाइज दिस, दिस इज द रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। F और 2F के बीच में ऑब्जेक्ट रखो, आपको उसकी उल्टी इमेज मिलती है 2F के पीछे, बड़ी इमेज है। U is negative, F is positive, V is positive, and this is enlarged image। हम इसीलिए ऑब्जेक्ट को उल्टा रख देना। If we keep the object like this, if we keep object like this, then we will get image like this। I hope you got this। इसीलिए हम फोटो को उल्टा रख देंगे, हम किसी बंदे के फोटो को उल्टा रखेंगे, सो यहाँ पे हमें उसका सीधा इमेज मिल जाएगा। Wow, so beautiful it is, है कि नहीं? This is the logic of keeping that photo उल्टा in your slide projector। हमने पढ़ा ही नहीं प्रोजेक्टर क्या, स्लाइड प्रोजेक्टर क्या, हमें सिर्फ फोटो देखा, आइडिया आ गया, आंसर हो गया। ऐसे सवाल को छोड़ना नहीं चाहिए। आई होप यू गॉट दिस, दिस इज इजी वन, राइट। ऐसा सैंपल पेपर आए तो फिजिक्स में मजा आ जाए। तो आई होप कि आप लोगों को पूरा सैंपल पेपर समझा है और हर एक चीज आपको याद रही है। इस चीज में आपको ये सैंपल पेपर का जो मैंने आपको एक छोटा सा समराइज्ड वे में आपको उसका जिस्ट दिया ना, कि कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन, कितने मार्क का थियोरी, कितने मार्क का प्रॉब्लम, एक चैप्टर से कितना मार्क्स, दूसरे चैप्टर से कितना मार्क्स, तीसरे चैप्टर से कितना मार्क्स, और कौन से चैप्टर में कम मार्क्स, ज्यादा क्वेश्चन का ज्यादा मार्क्स, कम क्वेश्चन, ये सब मैंने बताया। आपको इसको याद रखना है सो दैट यू गाइस विल बी एबल टू यूज दिस पर्टिकुलर नॉलेज, और आप उस हिसाब से प्रिपेयर करो। आपको रण में जाने के पहले, जीतने जाने के पहले रणनीति पता होनी चाहिए, एंड दिस इज द वे कि आप प्रॉपर प्लानिंग कर पाओ। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए
ये पूरा का पूरा जो भी पेपर है उसको एनालाइज किया, उसका एनालिसिस निकाल के आपके सामने रखा, पूरा पेपर सॉल्व करके दिखाया कि दिस इज द इजी पेपर, है कि नहीं। खाली देखने में कुछ कुछ चीज़ें डिफिकल्ट थी लेकिन एक्चुअली में थी नहीं। सो आई होप कि आपको समझा। सो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ यहाँ पे पढ़िए। टिल देन कीप इम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.